ठीक है, तो हम एरियाज़ पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उस रेफरेंस में हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस सर्विसेज पढ़ ली हैं। नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज रूरल सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ कहने का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑर्गेनिक रिसोर्सेज ज़्यादा और इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन कम, उस एरिया को हम रूरल एरियाज़ कह रहे हैं। मोस्टली इस तरह के एरियाज़ में ऑक्यूपेशन इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सर्विसेज, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो पशुपालन हो, एक्सेट्रा। तो इन सारी सर्विसेज या और छोटे छोटे स्वरोजगार जो होते हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग प्रोसेसेस कंडक्ट होने वाली जगह आपकी रूरल सर्विसेज कहलाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी ऑनलाइन सर्विस को, किसी ई गवर्नेंस सर्विस को किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हो जहां के ड्रॉबैक्स हम समझते हैं कि अगर मैं कोई ऑनलाइन सर्विस वहां दूंगी, कोई ऑनलाइन स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वहां प्रोवाइड कराऊंगी, तो मेरे पास लिमिटेशंस हैं। हमारे पास वो यूज़र्स या वो कंज्यूमर्स नहीं हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, या फिर हमारे पास वो लोग नहीं है जिनके पास एक्चुअली इतना वेल्थ हो कि वो उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकें, या फिर मेरे पास ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो बहुत सारी रीजंस के वजह से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस स्पेस को, इस रूरल सर्विसेज को ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ मर्ज करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इस पूरे सेक्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लिमिटेशंस हैं तो उन लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम ई गवर्नेंस सर्विसेज को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चैनल के थ्रू वो सारी सर्विसेज कंसर्न लोगों तक पहुंच सकें। तो कुछ सर्विसेज रूरल सर्विसेज के अंदर आ सकती है इस तरह से कि हम उस एक इंडिविजुअल यूज़र को इतना केपेबल बनाएं बाय यूजिंग प्रॉपर कंप्यूटर एजुकेशन, by giving them proper technology, by providing them training and regular workshops for the respective technology and so on। ठीक है, तो इन सारी प्रोसेसेस को हम किस तरह से किसी रूरल एरियाज में करवा सकते हैं वो हम यहाँ इस लेक्चर में देखेंगे। ये सारी रूरल सर्विसेज कम्प्लीटली ई गवर्नेंस पे डिपेंड ना होकर ई गवर्नेंस का एक स्मॉलर स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम उसके रेफरेंस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाएँ। हम लोग स्टेजेस पढ़ चुके हैं। स्टेजेस के अंदर क्या था, जब भी आप कोई ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका प्रेजेंस दिखाना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। जब आपकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाती है देन आप उसको और मॉडिफाई करते हो और उसको इंटरेक्टिव बनाते हो। तो जब हम लोग किसी अर्बन स्पेस में ये एक्टिविटी या स्टेजेस कंडक्ट कराते हैं तो ऑलरेडी हम इन स्टेजेस पे काम करते हैं, और जब हम रूरल एरियाज पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे तो ये स्टेजेस और ज़्यादा समय लेने लगेगी। तो इस केस में हमारे पास स्टेज 1 काफ़ी लंबा प्रोसेस करता है, उसका टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली रूरल सर्विसेज क्या है? ये वो सर्विसेज हैं जो आपकी गवर्नमेंट यानी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है जो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करते हैं। ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं जो एक सिटीजन किसी रूरल एरिया में फेस करता है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या होती है रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यानी दो ही समस्याएं हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी रूरल एरिया में रिसाइड कर रहे हो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारा जीविकोपार्जन का बेसिक सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर और पशुपालन। तो इन दोनों पे हम लोग मेजरली फोकस रहता है हमारे किसी भी रूरल एरिया का, और ये दोनों ही चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू लैंड एसोसिएटेड होती हैं, यानी कितनी ज़मीन पे कितनी खेती की जाएगी, वो ज़मीन किसको बिलोंग करती है, वो ज़मीन पे काम करने वाले के राइट्स कैसे हैं, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा
समस्या उत्पन्न करता है। या आपने एग्जांपल्स भी बहुत बार सुने होंगे, किसी भी रूरल एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्या होता है? ज़मीन का बंटवारा, ज़मीन की अथॉरिटी, ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, डिवीज़न कैसे था, कितना एरिया किसने कब्जा कर लिया, एट्सेट्रा। तो ज़मीन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं इन रूरल एरियाज़। तो उसका अगर कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड हो सकता है, अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन या गवर्नेंस हो सकती है, तो उसको अप्लाई कराना रूरल सर्विसेज के अंदर आता है। दूसरा इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि वो सिटीज़न जो किसी रूरल एरिया में रह रहा है, वो इन दोनों एक्टिविटीज़ के अलावा और क्या चीज़ें कर सकता है जिससे उसका खुद का डेवलपमेंट हो, उसके स्किल्स का डेवलपमेंट हो, वो रोजगार के नए अवसर ढूंढ पाए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रहता है रूरल एरियाज़ की सर्विसेज में गवर्नमेंट का, ठीक है। और इन सब के अलावा गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है कि वो सर्विसेज इन 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 सर्विसेज के अलावा जो भी एडिशनल सर्विसेज किसी भी सिटीज़न को रूरल एरिया में मिली हुई हैं, उन सर्विसेज का टाइमली अवेलेबिलिटी हो पाए उन सिटीजन्स को। कहने का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल किसी रूरल एरिया में कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर राशन बांटा जाता है, खाना बांटा जाता है या कुछ चीज़ बांटी जाती है, तो उसका एक सर्टेन टाइम इंटरवल होता है, विद इन अ मंथ, विद इन एवरी 15 डेज, विद इन एवरी 2 मंथ्स एट्सेट्रा। तो उस टाइम इंटरवल को एक्सीड ना किया जाए, यानी हर महीने राशन मिलना है तो हर महीने राशन की अवेलेबिलिटी हो, इस चीज़ को इंश्योर करना थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम और ऑनलाइन पोर्टल विच कैन बी डन यूजिंग एप्लीकेशंस लाइक ई गवर्नेंस। ओके, ठीक है। अब हम लोग ऑथराइज पर्सन पे बात कर लेते हैं। कौन ऑथराइज मिनिस्ट्री है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए? तो अगर आप रूरल सर्विसेज की बात करते हो तो रूरल सर्विसेज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको MORD भी कहते हैं, उसके अंदर आता है। तो आपके गांव के जितने भी क्षेत्र हैं और उसमें मिलने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, वो आपकी MORD के अंदर एसोसिएट होती है। और अगर आप MORD को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट प्रोवाइड कराई है, आप उस वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। देखिए वहाँ पे किस किस तरह की सर्विसेज है और कौन सी सर्विसेज आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज मिल जाएंगी आपको, टाइम स्पेंस, लॉग्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स जो कंडक्ट हुई हैं या होने वाली हैं, उनका सारा रिकॉर्ड आपको वहाँ पे जनरेट मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है? इससे ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है। तो अगर कोई सिटीजन किसी रूरल एरिया में रिसाइड करता है तो वो थ्रू दिस वेबसाइट, थ्रू दिस ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट अपडेटेड रह सकता है अपने राइट्स, अपने सर्विसेज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और अपने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स, फीडबैक्स हैं, वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकता है। दिस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब रूरल एरियाज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, समस्याएं या सर्विसेज बहुत n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। तो हम क्या करते हैं, इस मिनिस्ट्री ने बेसिकली क्या किया है, MORD को फर्दर 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है जो किसी स्पेसिफिक टास्क या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से एसोसिएटेड सर्विसेज के साथ डील करें। तो ये 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं आपके? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज़ DORD एंड द सेकेंड डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विच इज़ DOLR। तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम क्या होता है? इंडिविजुअल सिटीजन को स्ट्रेंथन करना, उसके स्किल्स को डेवलप करना, उसको पर्सनल सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और उसको फर्दर आने वाले चैलेंजेस के साथ डेवलप करने के लिए DORD टाइम टू टाइम पे काम करता रहता है। क्या सर्विसेज होती हैं या क्या काम करता है हम भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी विद रिस्पेक्ट टू लैंड, चाहे रिकॉर्ड्स जनरेट करना हो, चाहे राइट्स जनरेट करना हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने के लिए DOLR विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ दीज 2 डिपार्टमेंट्स आर quite a transparent e-governance project through which a citizen, whether the person resides in a rural area or in an urban area, can access this platform to check records and delivery of services time to time in a respective area, right? हम अब इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लेते हैं कि DORD क्या काम करता है अंडर MORD।
अब आपको ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमने 2 डिपार्टमेंट्स देखे थे, ये दोनों डिपार्टमेंट्स MORD के अंदर आते हैं, यानी इन दोनों की रिपोर्टिंग हमेशा MORD के अंदर होगी, यानी डिसीजन टेकिंग प्रोसेसेस या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हमेशा MORD के पास रहती है। ठीक है, तो MORD के अंदर एक डिपार्टमेंट जो है हमारा DORD, वो क्या काम करता है एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज़, जीवन यापन करने के लिए रूरल एरिया के लोगों को नए नए अवसर प्रदान करना। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास खुद का लैंड नहीं है, वो कुछ खुद खेती नहीं कर रहा है, खुद जानवर नहीं है या कुछ और काम नहीं करने है, नाम अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करे, वो बेसिकली अलाउ करे, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि वो ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई सर्विसेज जनरेट करे जिसमें उस परिवार के कुछ सदस्य कुछ इनपुट दे सके, कुछ काम कर सके, सो दैट वो खुद अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर पाए, वो अपनी सर्विसेज के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो, खुद वो कुछ चीज़ें जनरेट कर सके। ठीक है, इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फॉर मार्केट एक्सेस, रोड्स फॉर मार्केट एक्सेस। तो हमें पता है हमारे पास गांव के एरिया में कच्ची सड़कों का ज़्यादा प्रचलन है, यानी वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें होने की वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है किसी रूरल एरिया की किसी अर्बन एरिया से। तो इस डिपार्टमेंट के क्या काम है, वो टू एंश्योर कनेक्टिविटी बिटवीन अ रूरल एरिया एंड एन अर्बन एरिया, या फिर अगर कोई कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है तो उसको अपग्रेड करना, यानी अगर कोई कच्चा रास्ता है तो पक्की रोड बनाना, पक्की रोड है और ख़राब है तो उसको मॉडिफाई करना, ये सारे काम भी DORD के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू ओल्ड, विडोज एंड डिसेबल पीपल। ये 3 कैटेगरीज क्या है जिनको हम लोग समझते हैं कि जो कम सक्षम होते हैं खुद का काम करके खुद की लाइफ को चलाने के लिए या फिर डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। तो इन 3 स्पेशल कैटेगरी विच इज़ ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड सम डिसेबल पीपल्स, इनको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, यानी चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे किसी छोटे छोटे रोजगार में उनका योगदान करवा देना, जैसे कि हमने सुना होगा सिलाई मशीन बांटते हैं विधवाओं को, ताकि वो नया काम सीखें और खुद कुछ काम करके कुछ अर्निंग जनरेट कर सकें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना DORD का काम होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो ट्रैक करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर और प्रॉपर चैनलिंग के थ्रू इंडिविजुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट डज क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स, जब हम लोग किसी गांव एरिया में रहते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देखोगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमें खाना बनाना होता है तो हम एक सिलेंडर का उपयोग करते हैं और उस पर खाना बनाते हैं। आमतौर पे रूरल एरियाज़ क्या होता है, वो छोटी भट्टी बना के रखते हैं जहाँ पे लकड़ी जला के वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ें सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनके पास लोकल रिसोर्सेज है, वो उनको यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड एंड फाइन। बट द प्रॉब्लम इज़ जो उस तरह से आग जलने से जो भी हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं उसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें उनको स्विच कराना है। आप उस स्ट्रक्चर से किसी दूसरे स्ट्रक्चर में जाइए, चाहे फिर वो क्या कहते हैं उसे, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोमैक्स या किसी और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कराना ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बढ़ती रहे। सेम चीज़ सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव होगी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, घरों का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, यानी कच्चे घर होते हैं जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उनको उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। बेसिकली हर तरह से किसी अर्बन लाइफस्टाइल को सिक्योरिटी के रेफरेंस में, लिविंग के रेफरेंस में उसी की तरह की लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग करेक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। करेक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है कि हम गाँव को शहरों में कन्वर्ट कर दें। जब हम कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने
सर्विसेज के साथ वो अपने जो वो काम करते हैं उसके साथ बेहतर जीवन जीने के लिए या बेहतर डेवलपमेंट या बेहतर कनेक्टिविटी और देश के और हिस्सों के साथ इस्टेब्लिश कर पाए, ये इंश्योर करना होता है, ना कि उस गांव के क्षेत्र को शहर के क्षेत्र में कन्वर्ट कर देना हमारा मकसद होता है। तो करेक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज यानी उनको इस तरह से कभी मोटिवेट नहीं करना कि आप खेती बाड़ी छोड़ो नौकरी करो जाके, ये क्या है, गलत अप्रोच है। ठीक है, तो वो अपने ही काम को बेहतर तरह से कैसे कर पाए इस तरह से डेवलपमेंट कराने की कोशिश करना, ना कि किसी रॉन्ग डायरेक्शन में मोटिवेट या डायरेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सोशल सेफ्टी एंड डेवलपिंग करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ। सोशल सेफ्टी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एट्सेट्रा, ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें जिनके वजह से एक इंसान सोशली सेफ या सिक्योर फील करता है, ऐसी चीज़ें या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करना जिसकी वजह से उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ हो पाए। ठीक है, क्योंकि गांव के एरिया में हमने देखा है क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से या प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम ना होने की वजह से लोग क्या होता है 5 या 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है लाइटिंग सिस्टम की, तो वो अपना सोशल स्ट्रक्चर ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है छोटे बच्चे खेलना चाहें तो खेल नहीं सकते, कोई ट्यूशन पढ़ने जाता हो वो ना जा पाए एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्शंस ना हो पाए इसके लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती है डीओआरडी। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलर स्कीम्स ऑफ डीओआरडी। ये कुछ पॉपुलर स्कीम्स है, आई एम श्योर कि इसमें से काफ़ी के नाम सुने होंगे आपने। मनरेगा सुना है, मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इस सर्विस के अंदर हमें यह इंश्योर करते हैं कि हर इंडिविजुअल को या हर कंसर्न घर में कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंश्योरिटी हो, गारंटी हो, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो थ्रू स्किल डेवलपमेंट हो, ये इंश्योर करना। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स NRLM, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह से ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स सेशंस कंडक्ट कराते हैं, जिसकी हेल्प से महिलाएं, नॉट बच्चे एग्जैक्टली, यंग बच्चे, किड्स एंड उससे बड़े लोग अलग अलग तरह की सर्विसेज सीखते हैं और उसको अप्लाई कराने के लिए वो रोजगार खुद के लिए जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज IAY इंदिरा आवास योजना, जिसके अंतर्गत घरों का निर्माण किया जाता है और हर किसी के पास रहने के लिए घर हो इस बात को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिस योजना इंश्योर्स कि गाँव में सड़कों का निर्माण हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, इनके अलावा कुछ और पॉपुलर हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें से बहुत पॉपुलर इनिशिएटिव है हमारा क्रिस्प, विच इज़ कंप्यूटराइज रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है हर डिस्ट्रिक्ट की, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है गरीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी सॉरी कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई केस है कि गरीबी की वजह से इंसान भूखा है या गरीबी की वजह से उसके पास रहने के लिए घर नहीं है या एट्सेट्रा, तो उस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ट्रैक करती रहती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझती रहती है और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश करती रहती है। तो क्रिस्प क्या करता है, बेसिकली पूरा एक कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर है, ICT का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन इस सिस्टम को मॉनिटर करता है और रेगुलर टाइम इंटरवल पे अलग अलग फॉर्म्स में इनिशिएटिव जनरेट करता रहता है और बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर चुका है अपनी पॉजिटिव सर्विसेज से। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल E-गवर्नमेंट एक्शन प्लान। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करते हैं। ये कुछ पॉलिसीज़, कोर पॉलिसीज़ हैं इस एक्शन प्लान की, जिसके अंदर इसका ओवरऑल मिशन क्या है, इज़ टू स्ट्रैटेजाइज द अप्रोच कि कैसे काम होगा इन रूरल एरियाज़, क्योंकि
एग्जाम्पल ले लिए, हमें पता है ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, हम सीधे आते हैं, लॉगिन करते हैं, स्ट्रक्चर ओपन करते हैं और हम क्लास में बैठ जाते हैं। बट यही काम किसी रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। उसको ये काम करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो उस स्टूडेंट को वो समझाने के लिए एक सही अप्रोच, सही स्ट्रैटेजी चाहिए। तो इसी प्लान के अंदर हम रूरल एरियाज़ में ऐसी ही अलग अलग समस्याओं के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर टेक्निकल आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश करवा पाना किसी रूरल एरियाज में। ये हमने ड्रॉबैक ऑलरेडी समझ रखा है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होती है हमारा ई गवर्नेंस रूरल एरियाज में लोग, इसलिए उस आर्किटेक्चर को कैसे स्मार्टली इम्प्लीमेंट किया जाए कि लोग धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे और काम करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। इट मीन्स वहाँ के लोगों को एज अ रिसोर्स यूटिलाइज कैसे किया जाए। अब आप दो एग्जाम्पल समझिए। मानिए आपने वहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप शहर से लोगों को गांव में भेज रहे हैं। ठीक है, ये सही स्ट्रक्चर है, इनिशियल बिगिनिंग में हमें करना भी यही पड़ता है। पर क्या ये सही तरीका था? क्योंकि जो इंसान शहर से गांव में जाएगा वो भी अडेप्ट नहीं कर पाएगा और हमारे पास ऑलरेडी ह्यूमंस वहाँ पे हैं, तो हम उनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, उन ह्यूमंस रिसोर्सेज को अलग अलग सर्विसेज में ट्रेन करते हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको वहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है कि हम कैसे ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स ट्रीट करें और उनको उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवा पाएँ। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स, कियोस्क बनाए, इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर्स बनाए। ये CSCs के अंदर आ जाता है। CSCs क्या होते हैं? हमारे ऐसे इंडिविजुअल छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर सकें। एग्जाम्पल समझिए, अगर मैंने कोई नया फ़ोन लिया, मुझे चलाना नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी अपने टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रेंड के पास जाती हूँ, उससे बोलती हूँ देखो कैसे चलाना है बताओ, जो थोड़ा मुझे सिखाता है। तो ये क्या है, वो जो मेरा फ्रेंड था, दैट इज़ माई स्मॉल काउंटर, जहाँ पे मैंने अपनी छोटी सी समस्या रखी, उसने मुझे सॉल्व करके दे दी। ऐसे ही गांव के एरिया में इस तरह के छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं जो छोटे छोटे सर्विस सेंटर्स की तरह से वर्क करते हैं, जो अलग अलग तरह की टेक्निकल समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज गवर्नड अंडर नेशनल ई गवर्नमेंट एक्शन प्लान। इसी रूरल सर्विसेज के अंदर आपकी एक सर्विस आती है विच इज़ लैंड रिकॉर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। लैंड रिकॉर्ड्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ easily accessible land information is one of the most important issue facing by the government today. तो हमारे पास समस्या क्या है? आपके पास लैंड है, इट इज़ गुड। आपको क्या करना है, इस लैंड के रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उनको हैंडल करना, मॉड्यूलेट करना, अरेंज करना, मेंटेन करना, और कोई इशू आ रहा है तो उसको टाइमली रिजॉल्व करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स करके एक सर्विस है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड, यानी आपके पास अगर कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन का मालिक कौन है, ओनर कौन है, किसने उसको रजिस्टर किया है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड क्रिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट इज टेनेंसी एंड क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर। टेनेंसी इज व्हाट? किराया है ना। तो मानिए ज़मीन आपकी थी पर आप खुद खेती नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो पूरा ज़मीन या फिर ज़मीन का कुछ पोर्शन ऑन रेंट दे देते हैं किसी एक ज़मींदार को, किसी एक किसान को, जो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए या किसी और रिसोर्स जनरेशन के लिए यूज़ करता है। और आफ्टर एंडिंग ऑफ द टेनेंसी पीरियड वो लैंड वापस ओनर को वापस कर देता है। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, यानी किसको कितना हक होगा। आप मालिक हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं उस लैंड को यूज़ करने के लिए, और अगर आप उस लैंड को कम्प्लीटली या पार्शियली किसी और को फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रहे हैं यूज़ के लिए या रिसोर्स जनरेशन के लिए, तो उसके पास क्या क्या राइट्स आते हैं, इसकी एक कॉपी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। तो ओनर के पास क्या राइट्स हैं,
टेनेंट के पास क्या राइट्स हैं, उसमें काम करने वाले लोगों के पास क्या राइट्स हैं, एटसेट्रा। इसका पूरा एक कॉपी जनरेट होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके ऑन लेटर स्टेज। ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड केसेस को रजिस्टर करना। ये ज़मीन मेरी थी और आपने कब्जा कर लिया, अब ये कोई एक केस बनता है, इस केस को ऑनलाइन रखना, यानी जब ये केस ऑनलाइन हो, मतलब ये केस जब चल रहा होगा तो उस लैंड को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, इसको आप ऑनलाइन अलग अलग इंस्पेक्शन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू जज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप, साइज, सॉइल टाइप ऑफ द लैंड। आपने सुना होगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, तो टाइप ऑफ सॉइल होता है। हम जैसे जब भी जियोग्राफी में पढ़ते थे कि इस तरह की सॉइल यहाँ पाई जाती है, इसका इतना परसेंटेज है, इसमें इसकी मात्रा इतनी है, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये जियोग्राफिकल पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं, और इन सबको पढ़ने के लिए उससे पहले मेरे को उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब ये जानकारी वहाँ पे रहने वाले लोगों को तो है, पर वहाँ से बाहर निकल चुके लोगों को, ये जो वहाँ पे नहीं रहते उनको नहीं पता। तो मुझे इस समय नहीं पता कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का सॉइल है, उस लैंड का क्या सर्टेन शेप या साइज है, तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड क्रिएट करना ताकि उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू इरिगेशन एंड क्रॉप्स। सेम चीज़, यानी जो हम लोग लास्ट में ईयर एंड में सेंसस क्रिएट करते हैं कि इस समय हमारा खेती का रिकॉर्ड पिछले साल से इतना परसेंट ज़्यादा रहा, इतना परसेंट कम रहा, ये सब चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होती है, जब ईयर बाय ईयर हर पर्टिकुलर लैंड का जो भी जनरेशन रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करते रहे, और तभी हम उसको पिछली बार से कंपेयर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली किसी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जिसको ईयरली या फोरनाइटली या टाइमली रिकॉर्ड करना पड़ता है, और ये सब चीज़ें हो पा रही हैं ऑनलाइन थ्रू a service which is known as land records, ठीक है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज दिस लैंड रिकॉर्ड MMP इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय MORD, और MORD के अंदर ही इतनी स्टेट्स पे, जो आगे हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं, इन स्टेट्स पे काम करना शुरू करता है, या काम करना करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द डेटा एंट्री रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी अगर आपके पास कोई ज़मीन है, आपने वो ज़मीन रजिस्टर करी, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान उस लैंड का शेप, साइज, स्पैन, जियोग्राफिकल लोकेशन, उसका पर्पस एट्सेट्रा हम लोग डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऑनलाइन रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है बाय MORD, ताकि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में रिकॉर्डेड रहें और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ लीगल स्कैंसिटी ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी अभी जो ROR की बात की थी, रिकॉर्ड RORs को भी ऑनलाइन मेंटेन करना, और उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आए तो टाइमली या डेट, जिस भी समय में उसको अपडेट किया जाए, उसको टाइम और डेट रिकॉर्ड किया जाए, ताकि उसके अपडेशन के साथ सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग फर्दर इशू ऑफ मैनुअल RORs। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप ऑनलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा आप ऑफलाइन स्ट्रक्चर को बंद करो। दोनों चीज़ें जब पैरेलली चलेंगी तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरे पास भी एक ऑफलाइन पर्चा था जिसमें कागज में लिखा था कि इसके पास ये हक है, इसके पास वो हक है, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट था, और दूसरा रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑनलाइन बना हुआ है, उसमें अलग डेटा है, मेरे पास अलग डेटा है, तो हम किसको सही मानेंगे, जबकि इसमें ऑफलाइन वाले में सील लगी है, मुहर लगी है, साइन हुए हैं, बट मैं सही किसको मानूंगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें मोटिवेट करना है कि ऑफलाइन RORs न बने या वो बनना बंद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप कंप्यूटर सेंटर्स एट तहसील। आपने देखे होंगे तहसील में बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जो इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन स्टोर होती है उनको क्रॉस चेक वेरीफाई करते हैं और जनरेशन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज एनेबलिंग वेब एक्सेस, यानी कोई वेब एक्सेस, किसी तरह से कोई ऑनलाइन पोर्टल या सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू हर सिटीजन इसको एक्सेस भी कर सके, ओके, ठीक है। तो दिस वाज योर लेक्चर ऑन रूरल सर्विसेज। आई होप समझ में आया हो। प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर एंड लेट मी नो कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो, ओके, थैंक यू।